हाँ जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस छोटे से सेशन में, एक छोटी सी वीडियो के अंदर, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो करंट ईयर के सैंपल पेपर साल 2024-25 के एमसीक्यूज हैं, तो उनकी बातें करते हैं। तो बेसिकली बातें करनी है हमें सैंपल पेपर के सभी एमसीक्यूज क्वेश्चंस की मेरे बाबू। तो बारी बारी से सभी क्वेश्चंस की बातें करूंगा, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ एमसीक्यूज की बातें। तो एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और सीधी आसान चीजें नहीं होती। कॉम्प्लेक्सिटी डाल देता है सीबीएसई उनके अंदर। तो इन्हीं बातों को जानने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। तो आओ जरा जरा करते हैं बात वन बाय वन। सभी एमसीक्यूज की मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहला एमसीक्यू, तो जहां पर एंथनी नाम का एक पार्टनर है, जिसे कहा गया है कि भाई आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किसी भी हाल में कम नहीं होगा। कितने से? 60,000 पर एनम से। तो अक्सर हम पार्टनरशिप में पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि हे पार्टनर, आपको इतना प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो एंटनी नाम के पार्टनर को 60,000 की गारंटी दे दी है। जिस गारंटी को ये बियर करेंगे, कौन बियर करेंगे? ऑब्वियसली बाकी के पार्टनर अमर, अकबर। और कितने हिस्सों में बियर करेंगे? तो बराबर बराबर मात्रा में बियर करने वाले हैं। करंट ईयर में प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो चुका है। तो देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 की जरा बातों को ध्यान से सुन लेते हैं, देख लेते हैं। तो लॉस कितना है हमारा? लॉस है मेरे बच्चा 1,80,000 रुपए का। सबसे पहले इस लॉस को हम तीनों के तीनों पार्टनर्स के अंदर बांट देंगे। अमर के बीच में, अकबर के बीच में और एंथनी के बीच में। तो तीनों पार्टनर का नाम लिख देते हैं अमर, अकबर और एंटनी। क्योंकि तीनों इक्वली पार्टनर हैं, तो ऑब्वियसली लॉस की हिस्सेदारी तीनों की बराबर बराबर 60,000 हमारी हो जाएगी। बताओ, हमने एंथनी को कहा था कि हम आपको गारंटी देते हैं कि 60,000 का प्रॉफिट देंगे, जबकि हमने 60,000 रुपए का लॉस थमा दिया उसको। क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए, हमने कहा था कि हम आपको जरूर 60,000 रुपए का प्रॉफिट देंगे, यानी कि हम आपको प्लस की सिचुएशन में क्रिएट करेंगे 60,000, प्रॉफिटेबल सिचुएशन में क्रिएट करेंगे 60,000, लेकिन हमने उसे नेगेटिव सिचुएशन में पहुंचा दिया 60,000। तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव के 60,000 को पॉजिटिव के 60,000 बनाने के लिए हमें पूरे 1,20,000 रुपए इसे देने पड़ेंगे। ये एक बेसिक सी मैथमेटिकल सिचुएशन है कि माइनस के 60,000 को प्लस 60,000 बनाने के लिए आपको प्लस 1,20,000 करना होगा। और ये जो ये 1,20,000 रुपए है, ये एक तरीके से डेफिशिएंसी है, पैसे की कमी है, जिस कमी को ये दो लोग पूरा करने वाले हैं। यानी कि ये जो 1,20,000 है, आधा बेसिकली अमर बियर करेगा और आधा जो कि है वो अकबर बियर करेगा। यानी एक तरीके से इनका जो लॉस होगा वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। इसका टोटल लॉस मेरा इंक्रीज होके बन जाएगा 1,20,000 और इसका टोटल लॉस इंक्रीज हो गया, क्योंकि उम्मीद करता हूं हम सभी समझते हैं कि भाई माइनस माइनस तो प्लस होता है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो दोनों चीजें आपकी ऐड की जाएंगी। तो फाइनली ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि अमर नाम के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे। तो बड़ा आसान है, नजर आ रहा है। अमर के खाते में हम 1,20,000 रुपए डेबिट करने वाले हैं। तो 1,20,000 अपना आंसर होगा। क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा जा सकता है कि एंथनी को आप कितना क्रेडिट करोगे। तो एंथनी को 1,20,000 क्रेडिट करोगे। ऐसे करके बातें हैं हमारी। तो चलिए जी, हो गई हमारी बात ये वाली। तो देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जो काफी ज्यादा आसान है, जिसके लिए आपको बस इतनी सी नॉलेज की जरूरत है कि देखिए, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं हमारे। एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये नॉलेज की जरूरत है। देखिए, मैं सीधा सीधा आंसर नहीं बता रहा हूं, बल्कि कंसेप्चुअली चीजों को डिस्कस कर रहा हूं, सो दैट जो ये एमसीक्यूज गिवन है, अगर इनमें थोड़ी वेरिएशन भी कर दी जाए तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो कंसेप्चुअली। तो देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड, जहां पर हम अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं, तो हम कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। और जितनी भी आपकी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स होती हैं, एडजस्टमेंट मतलब जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट, सारी की सारी वो सब आपके करंट अकाउंट से पास की जाती हैं। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन किए जाते हैं, यानी यहां कोई करंट अकाउंट की मौजूदगी नहीं रहती। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी नेसेसरी एडजस्टमेंट आपकी रहने वाली हैं, वो यहां तो आपके करंट अकाउंट से पास होती हैं। यहां मतलब फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर। फ्लक्चुएटिंग में सब कुछ कैपिटल से ही पास किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि असर्शन में हम दावा करते हैं कि पार्टनर करंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं, पार्टनर करंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। क्या बात सही है? तो बात सिरे से नकारते हैं हम, पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पार्टनर करंट अकाउंट तो फिक्स कैपिटल मेथड में ओपन
होते हैं, फ्लक्चुएटिंग में नहीं। तो वैसे असर्शन हमारा गलत हो जाता है। रीजन की जो बात इन्होंने लिखी है कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड में सभी जो भी नेसेसरी ट्रांजैक्शन होती है अदर देन कैपिटल वो आपके करंट अकाउंट से ही पास होती है। बिल्कुल सही बात है कि फिक्स कैपिटल मेथड में तो सब कुछ करंट अकाउंट से पास होता है। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। असर्शन गलत है तो डी पार्ट अपना आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि किससे रिलेटेड है, फॉरफीचर ऑफ शेयर से। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब कैंसलेशन ऑफ शेयर। और जैसे ही आप शेयर कैंसिल कर देते हो तो ऐसे में आपकी जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, टेक्निकली यही मेरी बैलेंस शीट का हिस्सा होती है, ध्यान रखिएगा, यही मेरी बैलेंस शीट का हिस्सा होती है। तो ये तुरंत रिड्यूस हो जाती है। मेरी कॉल्ड अप ऑथराइज इश्यूड शेयर कैपिटल ये मेरी बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं होती, बल्कि इनको प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ हम शो करते हैं। बाकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हमारी बैलेंस शीट का मेन हिस्सा होती है। तो यही जैसे ही हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करते हैं तो हमारी शेयर कैपिटल ये रिड्यूस हो जाती है। तो इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे। शुरुआत के 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। देन इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की चॉइस में ही गिवन था। क्या है जी क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कुछ डिबेंचर से रिलेटेड है। यहां पर पूछ रहे हैं कि किस रेट पर डिबेंचर को इशू किया गया है। इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली करने के लिए जरा आराम से देख लेते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 के जो चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है, और करके दिया हुआ है ना पेपर में, तो ऑब्वियस सी बात है चॉइस होगी तो आप एक ही क्वेश्चन करोगे, लेकिन मेरा पर्पस आपको है कंसेप्चुअली सारी बातें अंडरस्टैंड कराना। तो मैं जो चॉइस के भी क्वेश्चन होने वाले हैं उनको भी पूरा आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। और ध्यान रखिएगा ये सभी क्वेश्चन एक प्लेलिस्ट के अंदर भी 1 बाय 1 मैंने सोल्व किए हुए हैं। आई बटन पे क्लिक कर आप उस एमसीक्यू प्लेलिस्ट पर जा सकते हो और 1 बाय 1 सभी शॉर्ट्स के अंदर सभी एमसीक्यूज ये डिस्कस किए हुए हैं। लॉन्ग फॉर्मेट में देखना है, एक ही बार में सारे एमसीक्यू देखने हैं तो ये वीडियो देखें, 1 बाय 1 करके अंडरस्टैंड करना है तो उस प्लेलिस्ट को चेक करें। वो प्लेलिस्ट आपके लिए और भी जरूरी बन जाती है क्योंकि उसमें सिर्फ इस सैंपल पेपर के एमसीक्यू नहीं बल्कि उसके अलावा भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस्ड हैं। टोटल 500 एमसीक्यूज आने वाले हैं, उसमें से कुछ आ चुके हैं, बाकी आने वाले हैं, तो जाके चेकआउट करिए उस प्लेलिस्ट को। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए मैं बात कर लेता हूं। यहां कह रहे हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए हैं, 40,000 नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए हैं, जहां फिलहाल ये 100 रुपए का डिबेंचर है जिसको सर्टेन रेट ऑफ अ डिस्काउंट पे इशू किया गया है। वो रेट ऑफ अ डिस्काउंट ही तो हमें पता करना है। फिलहाल के लिए इन्होंने बताया कि भाई थोड़ा सा जो हम रिडम्पशन कर रहे हैं वो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं जब कभी भी रिडम्पशन अगर पार पे होता है तो कोई परेशानी नहीं है। जब कहीं भी रिडम्पशन पार पे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है तो टेक्निकली हमारे लिए नुकसान की बात होती है। टेक्निकली ये हमारे लिए नुकसान की बात होती है। ऐसी सिचुएशन में हम अपनी बुक्स में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नाम से लॉस क्रिएट करते हैं। और जरा आराम से मेरे बाबू, बेसिकली ये लॉस भी लॉस है और जो हम डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं वो भी मेरा एक लॉस ही है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक लॉस है और वो जो डिस्काउंट पे मैं इशू कर रहा हूं जिसको पुकारता हूं मैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो भी मेरा लॉस ही है। तो ये बातें अंडरस्टैंड करनी है हमें अच्छे से। और आगे चल के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी हमारे पास थोड़ा बहुत बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना, 12 लाख रुपए का। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो बैलेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम में वो सिर्फ 2 लाख रुपए का बचा हुआ है। तो देखो सारी जो कहानी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है वो करनी है सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का शुरुआती बैलेंस कितना है? तो शुरुआती बैलेंस है मेरे बाबू 12 लाख रुपए का। तो शुरुआती बैलेंस कितना है? 12 लाख रुपए का। बाद में क्योंकि जितने भी हमें नुकसान हुए वो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही सेट ऑफ किए होंगे, तो बाद में ये बैलेंस बचा है सिर्फ 2 लाख रुपए का। तो देखो आपको ये पता करना है कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना बैलेंस इस्तेमाल हुआ। तो ये बात तो काफी ज्यादा आसान है कि भाई 12 के बाद अगर 2 ही बचा है तो कितना बैलेंस इस्तेमाल हुआ होगा? सिर्फ 10 लाख रुपए का बैलेंस इस्तेमाल हुआ होगा। हमें कितने तरह के लॉस हुए हैं इस क्वेश्चन में? तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमें 2 तरह के लॉस हुए हैं। एक लॉस हुआ है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और दूसरा एक और भी तो नुकसान हुआ है हमें नुकसान हुआ है जो हमने डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किए हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये भी तो मेरा नुकसान हुआ है। ये 10 लाख रुपए जो कि हम कह रहे हैं कि हमने यूटिलाइज किए हैं लॉस को सेट ऑफ करने में, तो ये दोनों जगह इस्तेमाल हुए होंगे। तो अब 1 बाय 1 हम दोनों के अमाउंट निकालेंगे और मेनली हमें इस अमाउंट से लेना देना रहने वाला है क्योंकि हमें डिस्काउंट का ही रेट बताना है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी सीधा नहीं है, एक ही कदम में आंसर नहीं आएगा बल्कि आपको मल्टीपल स्टेप्स चलने पड़ेंगे। यही तो खासियत है टिपिकल एमसीक्यूज की। खैर
ठीक है जी, ओके। तो अब जरा आराम आराम से पता करते हैं, क्या पता करते हैं बताओ, क्या पता करते हैं, पता करते हैं कि ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है। तो देखो रिडम्पशन एट प्रीमियम आपका 20% दिया हुआ है डिबेंचर की। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो 40,000 मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर है, 100 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो मेरे 40 लाख रुपए की फेस वैल्यू बनेगी। तो 40 लाख रुपए की इसी ही फेस वैल्यू की मदद से हम ये लॉस की अमाउंट निकालने वाले हैं। तो 40 लाख रुपए की, अच्छा सा कलर लेते हैं, है ना, नजर तो आए कुछ। तो 40 लाख रुपए की इस फेस वैल्यू की मदद से ही 20% प्रीमियम, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है, तो 40 लाख का 20% हो जाएगा हमारा 8 लाख रुपए। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे बाबू, कि जो 10 लाख रुपए का यूटिलाइजेशन हुआ है मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम का, तो उसमें से 8 लाख रुपए तो यही यूज हो गए होंगे। 10 लाख का जो टोटल यूटिलाइजेशन हुआ है उसमें से 8 लाख रुपए तो इस लॉस को सेट ऑफ करने में इस्तेमाल हुए होंगे। तो रिमेनिंग कितना होगा, ऑब्वियसली रिमेनिंग होगा 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए डिस्काउंट में हुए होंगे। तो देखो अल्टीमेटली इतना सब कुछ कैलकुलेशन करके हमने कंक्लूड किया कि डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है, जो कि है आपकी 2 लाख रुपए। और फाइनली आपको क्या निकालना है, आपको रेट निकालना है। रेट का मतलब क्या होता है, पर डिबेंचर की वैल्यूएशन। तो बेसिकली नंबर ऑफ डिबेंचर आपके कितने हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर है मेरे बाबू 40,000 रुपए। तो सॉरी 40,000 रुपए नहीं, 40,000 डिबेंचर। तो 40,000 डिबेंचर, तो 40,000 से डिवाइड कर देंगे हम, जिससे कि आपका 5 रुपए आएगा। तो यहां से आपको समझ में आता है कि ठीक है 5% का डिस्काउंट हम लोगों ने दिया होगा। तो ऐसे करके निकालना है, और क्या, ठीक है 5 रुपए निकल के आएगा, तो वो 100 का 5% ही होगा, तो इसलिए हमने 5% कंक्लूड कर दिया। वैसे ये 5 रुपए निकल के आया है, ध्यान रखिएगा, लेकिन 100 का 5% ही 5 रुपए होगा, तो दैट्स वाई हमने 5% कंक्लूड कर दिया है। तो देखो मुश्किल एमसीक्यू है, हिस्सों में आपको कैलकुलेट करना है, ये दोनों लॉस इमेजिन करने हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना बैलेंस कम हुआ है, उससे आपने यूटिलाइजेशन कंक्लूड किया, कितना यूटिलाइजेशन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में इस्तेमाल हुआ, रिमेनिंग डिस्काउंट को सेट ऑफ करने में इस्तेमाल हुआ होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर से डिवाइड करके रेट ऑफ डिस्काउंट निकाल लिया आप लोगों ने। मुश्किल एमसीक्यू है, आसान कतई भी नहीं है। देन उसके बाद में अगले एमसीक्यू पर जाता हूं, यानी कि जो है आपका एमसीक्यू नंबर 4, जहां कुछ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में बातें कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा मुश्किल एमसीक्यू नहीं है, जहां पर क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि भाई हमारे पास आज के वक्त में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, और हमारे पास में आज के वक्त में डेटर्स भी हैं 6,20,000 रुपए के। अब क्या जर्नल एंट्री होगी, अगर एसेट्स को रिवैल्यू किया गया और ये पाया गया कि 10 जो डेटर्स हैं वो 15,000 के वो बेड डेट्स हो चुके हैं। तो जरा आराम से, ये क्या मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि जो 15,000 रुपए का नुकसान आपका हो गया है, जो 15,000 रुपए का नुकसान आपका हो गया है, तो उस नुकसान को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी। ऑब्वियसली मेरा 15,000 का नुकसान हुआ है, क्या मेरे पास सफिशिएंट प्रोविजन है, हाँ मेरे पास प्रोविजन में भर भर के 20,000 रुपए मौजूद हैं। उस 20,000 रुपए में से नुकसान तो महज 15,000 का ही हुआ है, तो मेरे पास सफिशिएंट प्रोविजन है, तो मैं सेट ऑफ कर सकता हूं। देखो किसी भी लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए तो मैं डेबिट करता हूं, लेकिन लॉस को सेट ऑफ करने के लिए तो मैं क्रेडिट करूंगा, ध्यान रखिएगा। तो वो जो भी जर्नल एंट्री है जिसमें बेड डेट अकाउंट डेबिट नजर आ रहा है तो वो गलत है, और वो जो भी जर्नल एंट्री है जिसमें बेड डेट अकाउंट क्रेडिट नजर आएगा तो वो सही होने वाली है हमारी। और रिवैल्यूएशन की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो जिन भी ऑप्शन में रिवैल्यूएशन का नाम आ रहा है, जैसे कि ये और ये तो हम सिरे से नकार देते हैं, इसको भी हम सिरे से नकार देते हैं। ये जो मेरा ऑप्शन है जहां पर पहले हमने बेड डेट अकाउंट को डेबिट किया लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए, और बाद में बेड डेट अकाउंट को क्रेडिट किया लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। जब मैंने बेड डेट्स नाम के नुकसान को रिकॉर्ड किया तो मैंने डेटर अकाउंट को क्रेडिट किया, बिल्कुल सही बात, क्योंकि बेड डेट्स की वजह से डेटर कम हो जाते हैं। और जैसे ही मैं इस बेड डेट को सेट ऑफ कर रहा हूं, कहां से, तो मैंने प्रोविजन को डेबिट कर दिया। तो मैं कहां से सेट ऑफ कर रहा हूं, ऑब्वियसली प्रोविजन से सेट ऑफ कर रहा हूं, तो प्रोविजन अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। तो यही अपना बढ़िया और बेहतरीन ए पार्ट मेरा आंसर रहने वाला है तो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि एक बार फिर बात कर रहे हैं, सभी ये एमसीक्यूज आपके सैंपल पेपर 2024-25 से रिलेटेड हैं। सीबीएसई के द्वारा जो इशूड सैंपल पेपर है, किसी प्राइवेट कंपनी का सैंपल पेपर की बात नहीं कर रहे, सीबीएसई के सैंपल पेपर की बात कर रहे हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी एमसीक्यूज, तो जरा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 का ही चॉइस वाला क्वेश्चन, इसके बारे में जरा बात करते हैं। जहां पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 पार्टनर हैं, रेशियो इनका ये दिया हुआ है, जहां पर बिल्डिंग बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रही है, चमक रही है, चमचमा रही है, कितनी, 1,60,000 रुपए के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ही बात चल रही है, जो चॉइस वाला क्वेश्चन है हमारा, जहां पर हमारी बुक्स के अंदर हमारी बिल्डिंग चमचमा रही है, कितनी वैल्यू पर चमचमा रही है, चमक रही है? आंखें चुंधिया रही है कि नहीं? हाँ भैया, तो बिल्डिंग 1,60,000 रुपए के साथ चमक रही है। मोहन नाम के पार्टनर को एडमिट किया है इन्होंने, लेकिन हमें ये पता है कि ये बिल्डिंग आज के वक्त में अंडर वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, अंडर वैल्यूड फिगर का होना का ये मतलब नहीं है
कि हाँ भाई अंडर वैल्यूड है तो हमें अंडर अंडर मतलब कम करना है। नहीं 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 नहीं, अंडर वैल्यूड का मतलब उसकी वैल्यू ऑलरेडी कम है। अंडर वैल्यूड का मतलब उसकी वैल्यू ऑलरेडी कम है, तो क्या आप और कम करोगे? तो जवाब है ना। अगर मैं बात करूं कि आपको बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है या गिराना है, तो ध्यान रखिएगा मेरा बाबू, अंडर वैल्यूड के केस में आपको बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करना है। और किसी भी एसेट की वैल्यू का इंक्रीज करना हमारे लिए फायदे की बात होती है, तो नेचर वाइज ये हमारे प्रॉफिट की कैटेगरी में जाएगी। और क्योंकि प्रॉफिट की कैटेगरी में जाएगी तो डेफिनेटली ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करूंगा मैं। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको यही अच्छे से माइंड में रिटेन करना है कि भाई अंडर वैल्यूड जैसे सिचुएशन में जहां एसेट की वैल्यू ऑलरेडी कम है, तो आपका उद्देश्य बन जाता है एसेट की वैल्यू को बढ़ाना। और एसेट की वैल्यू को बढ़ाना आपके फायदे की बात है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगली बात आती है इसकी कैलकुलेशन की। देखो आज की डेट में ये अंडर वैल्यूड है, तो देखो एक चीज होती है करेक्ट वैल्यूएशन। करेक्ट वैल्यूएशन होता है हमेशा 100% के बराबर। एक चीज होती है करेक्ट वैल्यूएशन, वो होती है 100% के बराबर। लेकिन ये 20% कम है आज की डेट में, तो ये 100% पे वैल्यूड नहीं है। यानी आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ये 20% कम यानी 80% पर वैल्यूड है, 80% पर। तो अगर आपको रिवैल्यूएशन की फिगर पता करनी है, देखो दो बातें हैं, अगर आपको रिवैल्यूएशन की फिगर पता करनी है या आपको बैलेंस शीट की फिगर पता करनी है कि भाई बैलेंस शीट के अंदर फाइनली सही वैल्यूएशन कितनी दिखाई जाएगी, तो कैसे पता करेंगे जरा सुन लेते हैं आराम से बातों को। तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी। 1,60,000 में यहां पर भी लिखूंगा, 1,60,000 में यहां पर भी लिखूंगा। बताओ मेरे बाबू ये कितने के बराबर है? ये 80 के बराबर है। तो 80 से तो किया जाएगा डिवाइड, 80 से तो किया जाएगा डिवाइड। अगर आपको रिवैल्यूएशन की फिगर पता करनी है, जहां हम सीधे तौर पर ये रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि चीज कितने से इंक्रीज होगी या कितने से डिक्रीज होगी। जहां मुझे तो इंक्रीज करनी है वैल्यू, तो मुझे कितने से इंक्रीज करनी है? देखो ये एसेट 20% से कम था, तो रिवैल्यूएशन की फिगर पता करने के लिए 20% से बढ़ाना है, तो यहां पर तो लिखा जाएगा 20। और बैलेंस शीट में तो आप फाइनली क्या दिखाने वाले हो? जो एसेट की करेक्ट वैल्यू है, और करेक्ट वैल्यूएशन होती है 100% के बराबर। तो अगर आपको सीधा बैलेंस शीट की फिगर पता करनी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन की फिगर अगर पता करना चाहते हो तो यहां आएगा आपका 40,000 रुपए, और यहां ये फिगर अगर सपोज करो आपको पता करनी है तो यहां आएगा आपका 2 लाख रुपए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? एक 2 लाख रुपए और 40,000 रुपए का गेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जहां पर प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरीके की बातें होने वाली हैं हमारी। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ गए नालायक को। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने की बातें कर रहे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि उम्मीद करूंगा याद होगा आप लोगों को कि गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर से रिलेटेड बात है। गुडविल वैल्यूएशन में कुछ सुपर प्रॉफिट की बातें आती थी, वहीं पर ही कुछ बातें थी हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की। तो क्वेश्चन के अंदर बताए हुए कि प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 एज अ रिजर्व, जो प्रॉफिट है वो है 75,000 रुपीज का। यानी टेक्निकली फर्म ने कमाया तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा उसमें से कुछ प्रॉफिट उन्होंने रिजर्व के तौर पर रख लिया होगा, और उस रिजर्व के बाद का प्रॉफिट आपका 75,000 है। यानी अगर हम इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने की कोशिश क्वेश्चन नंबर 5 की करेंगे तो कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। तो सबसे पहले तो 75,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन वो तो रिजर्व के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है। रिजर्व को अगर हम ऐड कर दें तो हमें पता लगेगा कि भाई हमने ओरिजिनली कितना प्रॉफिट अर्न किया था। जो हमने प्रॉफिट अर्न किया था 90,000 रुपए का, 90,000 रुपीज का। क्वेश्चन के अंदर हमें एसेट्स की और लाइबिलिटीज की भी फिगर दी हुई है, और ये क्यों दी हुई है? हाँ, क्यों दी हुई है? तो हम लोग जानते हैं, अच्छे जानते हैं, क्लास 11 से ही जानते हैं कि एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके तुरंत हमें अपनी कैपिटल की फिगर पता लग जाती है। तो एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके अपनी कैपिटल की फिगर पता लग जाती है। तो एसेट्स की फिगर है 10 लाख रुपए, लायबिलिटी की फिगर है 3 लाख रुपए, तो अकॉर्डिंगली कैपिटल की फिगर अपनी आएगी 7 लाख रुपए। इसके अलावा आगे क्वेश्चन ने बताया हुआ है द वैल्यू ऑफ अ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाज वैल्यूड एज 50,000। अब आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो यहां इस तरह की स्थिति में जो आपका गुडविल का फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है, जरा सुन लेना बात को आराम से ध्यान से। जितना भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, जैसे कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया 90,000 का, हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया 90,000 का, उसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं। हालांकि फिलहाल हमें ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही तो निकालना है।
और उसमें से हम माइनस कर देते हैं अपनी एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी कि जो हमारी फिलहाल के लिए कितनी है, हमने 7 लाख रुपए जज की थी, तो 7 लाख रुपए। और क्योंकि हमें फिलहाल के लिए गुडविल पता है कितनी है जी हमारी गुडविल, 50,000 रुपए की, तो डन। सबसे पहले ये माइनस वाली फिगर उठ के आएगी आपकी इधर, प्लस हो जाएगी, जिससे कि ये पर्टिकुलर अमाउंट बनेगी 7,50,000 रुपए। एंड देन फाइनली हम परसेंटेज निकालने का काम शुरू कर देंगे, जहां परसेंटेज कैसे निकलेगी, तो 7,50,000 रुपए परसेंटेज इधर आएगा आपका, और 90,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 रुपए। और क्योंकि वी वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज, तो इनटू में 100 आपको करना पड़ेगा। तो फाइनली कैलकुलेशन कर कुरा के आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, क्या आएगा बताओ क्या आएगा। तो 4 जीरो कैंसल, 4 जीरो कैंसल हुई आपकी, या 4 जीरो कैंसल ना करें, एक जीरो यहां से हटा दें, 15 6 जा, 15 5 जा, और यहाँ 2, तो ये आ जाएगा हमारा 12%। तो इस तरीके से सी पार्ट आपका आंसर रहेगा। ऐसे ही जरा आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स की जानकारी होनी चाहिए, जहां पर कुछ शेयर कैंसिल किए गए हैं और वहां पर इन्होंने अमाउंट के तौर पर एक्स, वाई और जेड मेंशन कर दिया है। आपको ये एक्स वाई जेड की अमाउंट पता करनी है, यानी इन शॉर्ट शेयर कैपिटल की अमाउंट पता करनी है, शेयर फॉरफिटेड की और शेयर अलॉटमेंट की। ठीक है जी, ओके। तो जरा प्रिंसिपली आपको बातें क्लियर होनी चाहिए कि शेयर कैपिटल की अमाउंट कैसे निकालते हैं हम। तो शेयर कैपिटल में हम उतनी अमाउंट डालते हैं जितना कॉल्ड अप हो, यानी कि जितना पैसा मांगा गया हो। क्वेश्चन की अगर कहानी अंडरस्टैंड करें तो भाई एक शेयर होल्डर है जिसने कि अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए। क्या ये क्वेश्चन हम 900 शेयर्स के हिसाब से करेंगे, तो जवाब है ना। 900 शेयर्स तो उसके अप्लाइड शेयर्स हैं, हम तो उनके अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको उसके अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। 900 को ये 3, ये जो अप्लाइड वाला कंपोनेंट है इससे डिवाइड करोगे, और 2 जो कि अलॉटेड कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई करोगे, जिस हिसाब से 600 शेयर्स आपका निकल के आएगा। यानी इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बट इसे मिले तो कितने होंगे, अलॉट तो कितने हुए होंगे, सिर्फ 600 शेयर्स। तो शेयर फॉरफिट भी कितने होंगे, सिर्फ 600 शेयर्स। जिस शेयर्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने थोड़ा सा पैसा तो जमा कर दिया, 3 रुपए पे कर दिए हैं, बट आगे का अलॉटमेंट का पैसा 5 रुपए ये पे नहीं कर पाया। 2 रुपए की फाइनल कॉल तो बनाई ही नहीं गई, तो ये बात तो हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाती है, तो इसको तो इग्नोर करके चलेंगे हम। तो देखो टोटल पैसा कितना मांगा, तो टोटल 8 रुपए मांगे हैं, जिसमें से उसने थोड़ा सा 3 रुपए तो पे कर दिए हैं, 3 रुपए तो पे कर दिए हैं, और रिमेनिंग 5 रुपए पे नहीं किए हैं। डन जी डन। तो ये जो सबसे पहली शेयर कैपिटल के अंदर हम दिखाएंगे, तो इसमें तो 600 इंटू 8 के हिसाब से 4800 रुपीज आएंगे। तो एक्स की वैल्यूएशन तो हमें पता लग गई है। देन इसके बाद में अब x की अमाउंट तो 4800 पता लग गई है, बट फिलहाल ऑप्शन में यहां पर भी 4800 है, यहां पर भी 4800 है। तो यानी ए ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं है, डी ऑप्शन तो आंसर नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो रूल आउट हो गए हैं अब हमारे। वाई जेड में से किसी एक की अमाउंट पता कर लेते हैं, जहां पर अगर मैं शेयर फॉरफिटेड की बात करूं, जहां हम ये लिखते हैं कि जितना शेयर होल्डर ने पे किया है, बस जरा आराम से, उसने 3 रुपए की कॉल पे की है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां आप 600 शेयर से नहीं करोगे। टेक्निकली उस शेयर होल्डर ने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और एप्लीकेशन की जो कॉल है वो उसने 900 शेयर्स के हिसाब से ही जमा कराई होगी। तो 900 शेयर्स इंटू 3, 2700 आएगा आपका शेयर फॉरफिटेड में, जिस हिसाब से ये ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, क्योंकि यहां पर तो 1800 है। ध्यान रखिएगा, अगर ये शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट आप 900 शेयर्स के बजाय 600 शेयर्स के हिसाब से निकालना चाहते हो, वो भी निकाल सकते हो। 600 शेयर्स इंटू थी, लेकिन उस सिचुएशन में एक्सेस मनी, आपको जो थोड़ा सा फालतू पैसा है वो अलग से ऐड करना पड़ेगा। उससे ज्यादा आसान अप्रोच यही है कि आप अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन करो रेदर देन अलॉटेड शेयर्स। तो डन जी डन। इसी के साथ ये भी बात हमारी खत्म हुई। देन आगे 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 नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो आपके फॉरफीचर से रिलेटेड ही है, बस यहां पर मांग रहे हैं क्या, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो बेसिकली आप लोगों को प्रिंसिपली क्लियर होना चाहिए कि भैया कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैसे निकालते हैं। सर जी, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालते हैं फॉरफीचर के वक्त जितना भी प्रॉफिट होता है, फॉरफीचर के वक्त जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से माइनस कर देते हैं रीइश्यू के वक्त जितना भी नुकसान होता है। और फॉरफीचर के वक्त जितना प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना होता है, तो जितना भी शेयर होल्डर पे कर चुका होता है, वह जितना पे ना करे उसकी तो बात खत्म, लेकिन जितना पे कर दे वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। तो देखो 6000 शेयर्स की बातें चल रही हैं, 6000 शेयर्स की बातें चल रही हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, जिसमें से
₹3 उसने पे कर दिए हैं, जिसका मतलब कह सकते हैं कि बाकी का पे नहीं किया, और बाकी से लेना देना भी क्या है, हमें सिर्फ पेड से मतलब है। तो मुद्दे की बात कि ₹3 उसने पे कर दिए हैं, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि यहां पर ध्यान रखिएगा, जब कहीं भी आप कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डज नॉट मैटर कि आपने शेयर फॉरफिट कितने किए। मैटर क्या करता है, मैटर करता तो बहुत कुछ है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैटर करती है सिर्फ इतनी बातें कि कितने शेयर हम री इशू कर रहे हैं। और क्योंकि हम सिर्फ 4000 शेयर री इशू कर रहे हैं, तो फाइनली ये कैलकुलेशन भी हम सिर्फ 4000 शेयर के हिसाब से ही करेंगे। यहां पर जब हम लॉस 4000 शेयर का बुक करेंगे, तो माना प्रॉफिट वैसे तो 6000 शेयर पर हुआ होगा, लेकिन हम प्रॉफिट सिर्फ 4000 शेयर का ही लिख लेंगे, जिससे कि हमें कोई फर्दर ज्यादा कोई दिक्कतें ना आए। तो प्रॉफिट हुआ है हमें 4000 इंटू 3 ₹12,000 का। हमें लॉस कितना हुआ है, तो देखो जो रीइशू हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 12 पर शेयर पे, जिसका मतलब हुआ कि 10 का शेयर 12 में रीइशू किया जा रहा है। अब 10 का शेयर 12 में रीइशू किया जा रहा है, तो लॉस तो हमें हुआ ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि 10 का शेयर 12 में इशू हुआ, फायदा हुआ तो उठा के ऐड कर देंगे, हम लॉस नहीं हुआ है तो 0 लिख देंगे, और इस तरीके से अपना फाइनल आंसर ₹12,000 आ जाएगा हमारा। तो डन जी डन, ₹12,000 ये हो गया अपना। देन क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बात कर रहा है कुछ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में, जिस क्वेश्चन के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं कि भाई आपने कोई लोन वगैरह लिया है, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी नाम का टॉपिक है, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है कि वेदर क्या इंटरेस्ट की बातें कभी मुमकिन हो सकती हैं या नहीं। जिसके अंदर जनरल बात यही निकल के आती है कि भाई आमतौर पर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी के अंदर हम कोई भी इंटरेस्ट की बातें नहीं करते। और कारण क्या है क्यों नहीं करते, क्योंकि जब कहीं भी हम बैंक से लोन लेते हैं और उन्हें बदले में एक वादा दे के आते हैं कि हाँ भाई अगर लोन पे डिफॉल्ट होगा तो हम आपको फ्रीली डिबेंचर इश्यू कर देंगे, तो अभी तो एक वादा ही तो किया है, तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। लेकिन हमने ये भी अच्छे से जाना था, समझा था कि आगे चलकर अगर आप लोन पे डिफॉल्ट कर दोगे तो आपको असल में डिबेंचर इश्यू करने पड़ जाएंगे। तो जिस दिन आप डिफॉल्ट करोगे उस दिन आपको डिबेंचर इश्यू करने पड़ेंगे, तो उस दिन के बाद से तो आपको वाकई में रियलिटी में इंटरेस्ट पे करना जरूर पड़ेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की कहानी को अंडरस्टैंड करूं, तो सबसे पहले अप्रैल 2019 को हमने एक लोन लिया सिक्योरिटी ऑफ अ लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि कोई अपनी जमीन वगैरह गिरवी रखाई, लेकिन फर्दर सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पर हमने कुछ डिबेंचर्स की भी बातें बोल दी, यानी कि बैंक को बोल दिया कि हे बैंक, अगर हम लोन पे डिफॉल्ट करेंगे तो आपको 40,000 डिबेंचर फ्रीली इशू कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ बात बोली है, साल 2019 चल रहा था तब ये बात बोली गई थी। तो तब क्या कोई इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को, तो जवाब है ना। लेकिन साल 2024 आते आते आ गया अपना साल 2024, और कंपनी ने कर दिया अब डिफॉल्ट। तो क्योंकि अब कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया रिपेमेंट ऑफ लोन पर, तो कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट साल 2024 में बेसिकली कंपनी को फ्रीली डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, रियलिटी में डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो अब के बाद से उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, लेकिन अब के बाद से, माना हमने साल 2019 में डिबेंचर इशू करने की बात कह दी थी, लेकिन तब तो सिर्फ बात कही थी। तो डन जी डन कह रहे हैं कि शुरुआत में तो लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया गया है और बैलेंस अमाउंट के डिबेंचर इशू कर दिए हैं, यानी कि मार्केट में बेच दिए हैं। कब को बेच दिए, 1 मई को। देखो क्वेश्चन में डेट काफी सारी हैं। अप्रैल 2019 को लोन लिया है, 31 मार्च पे डिफॉल्ट हुआ है, 1 अप्रैल को बिल्डिंग बिक गई, 1 मई को फिर रियलिटी में डिबेंचर इशू कर दिया। हमारे लिए सबसे मायने वाली बात क्या है, तो हमारे लिए है 1 मई को हमने डिबेंचर इशू किए हैं, 1 मई को हमने डिबेंचर इशू किए हैं। तो किस डेट से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेबल होगा, तो भैया 1 मई से होगा, तो 1 मई डी पार्ट अपना आंसर होगा। तो उम्मीद करूंगा कंसेप्चुअली पूरी बात समझ गए हैं। और एक जनरल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी में क्या कोई इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो आपको जवाब पूरी तरीके से ना देना है कि नहीं, आमतौर पे नहीं दिया जाता। लेकिन डिफॉल्ट वगैरह हो जाएगा तो देना पड़ेगा आपको, जिस डेट से डिफॉल्ट करोगे उस डेट के बाद से देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, रमा एक पार्टनर है, राम कहूं रमा कहूं, जो मर्जी कहो, प्यार से कहो। तो राम एक पार्टनर है, मशीन है आपकी 50,000 रुपए की, और वो उसने ले ली है इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन 60,000, और मशीन को कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है, यानी कि दैट मींस ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। और डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस के अंदर आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भैया हमारे डिसोल्यूशन की दुनिया में सारे एसेट्स और लायबिलिटी मेरे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जो पार्टनर लोन है इसका तो कुछ अलग ही ट्रीटमेंट होता है। देखो पार्टनर लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है, पार्टनर लोन की जर्नल एंट्री में आमतौर पर रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आता। पार्टनर लोन की जर्नल एंट्री के अंदर क्या होता है, आमतौर पर तो भाई हम पे करते हैं, डायरेक्टली पे करते हैं, खुले आम पे करते हैं। तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नॉर्मली हमारे बैंक के थ्रू हम पैसा पे कर देते हैं। अब फिलहाल के लिए क्या हो रहा है कि लोन आपका 60,000 रुपए का है। कितने का है जी लोन हमारा? लोन हमारा 60,000 रुपए का है, और बदले में हम बैंक से पेमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि मशीन के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। अब देखो, माना मशीन के थ्रू पेमेंट आप कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, लेकिन वो जो मशीन है वो ऑलरेडी हमने ट्रांसफर कर दी है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो अब ऐसा तो नहीं है कि बैंक के प्लेस पे मैं मशीन से पेमेंट कर रहा हूं तो मैं मशीन अकाउंट लिख दूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। डिसोल्यूशन की दुनिया में क्योंकि मशीन रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुकी होती है, तो यहां पर आप क्रेडिट में लिखोगे रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कितने की मशीन थी आपने? 50 की मशीन थी, तो ऑब्वियसली 50,000 से ही ये आपका क्रेडिट होगा। लेकिन 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 अगर आप किसी 60,000 की लायबिलिटी को 50,000 में निपटा देते हो, अगर आप किसी 60,000 की लायबिलिटी को 50,000 में लौटा देते हो, तो 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है हमें। और सभी फायदे भी तो कहां जाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। यानी आपको एडिशनली 10,000 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। यानी टोटल रियलाइजेशन अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो 60 से ही होगा, 50,000 रुपए की मशीन की वजह से और 10,000 रुपए के फायदे की वजह से। तो टोटल जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन। पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन, ये यहां पर सवाल कर रहे थे सिर्फ रियलाइजेशन के बारे में। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 60,000 से। तो डन जी डन, इसी के साथ ये क्वेश्चन की भी बात अपनी समाप्त हुई, खत्म हुई। अगला क्वेश्चन जो कि इसी ही क्वेश्चन की चॉइस का क्वेश्चन था, ठीक है जी, लेकिन हम तो करेंगे सारे ही क्वेश्चन डिस्कस। तो दादा, यूवी, वीरू, 3 पार्टनर्स हैं जहां पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी कि आपके मटके में खूब सारा पैसा भरा हुआ है, WCR जो कि मान के चलिए एक मटके की तरह है, एक ऐसे रिजर्व की तरह है जिसके अंदर आपका अच्छा खासा पैसा, कितना, पूरे पूरे 1 लाख रुपए भरे हुए हैं। रिजर्व आमतौर पर क्यों बनाते हैं हम ये अच्छे से जानते हैं, जिससे कि भविष्य में ये पैसा काम आ सके। तो आपने पूरे 1 लाख रुपए की बचत की हुई है कि ये जी पैसा हमारे काम आएगा, अब फ्यूचर में काम आएगा। तो वर्कमैन का क्लेम भी आ गया है। कितना क्लेम आया है? 60,000 का क्लेम आया है। तो ठीक है, जो हमारा क्लेम आया है, यानी कि किसी एम्प्लॉय वगैरह को चोट वगैरह लग गई होगी, ये चंगू मंगू इसको चोट लग गई और जिसकी वजह से 60,000 का क्लेम आ गया है, यानी कि भैया आप पैसा आपको पे करना पड़ेगा। क्या आपका WCR इस चीज के लिए सफिशिएंट है या नहीं? तो बिल्कुल सफिशिएंट है। 1 लाख रुपए की अच्छी खासी बचत की हुई है, सिर्फ 60,000 का ही तो क्लेम आया है। इवन क्या हमारे पास बच भी जाएगा, हमारे WCR का बैलेंस तो बिल्कुल बच जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है? अगली बात, ऑप्शन डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि अगर डिसोल्यूशन ना होता, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जैसी बातें होती, तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता। लेकिन अब तो डिसोल्यूशन की बात चल रही है, जहां WCR का ट्रीटमेंट थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है। जहां WCR के रेस्पेक्ट में क्योंकि क्लेम आया है, तो निश्चित तौर पर आप WCR को जरूर अपने रियलाइजेशन अकाउंट में शो करोगे जरूर। तो यहां कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ जो 40,000 है उठा के पार्टनर में बांट दो, बस बात खत्म। पहला बी ऑप्शन कह रहा है कि जो 1 लाख रुपए का WCR था वो क्रेडिट करो रियलाइजेशन में और 60,000 की पेमेंट करो, जो बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही तो किया जाना चाहिए। जो पूरा पूरा WCR है वो पूरा का पूरा ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके रियलाइजेशन में एज अ लायबिलिटी, और जो भी लायबिलिटी की पेमेंट होगी उसे आप डेबिट साइड में शो करोगे। तो ये बिल्कुल इन्होंने सही बात बोली हुई है, ध्यान रखिएगा मेरे बाबू। तो यही मेरा ऑप्शन रहेगा। इस तरह की परिस्थिति में रियलाइजेशन के क्रेडिट में एंटायर WCR चला जाता है और डेबिट साइड में आप पेमेंट शो कर देते हैं। ऐसे ही 9th क्वेश्चन, हाँ, पार्टनर के नाम बड़ी शानदार, इक्का दुक्का तिक्का, क्या ही कर सकते हैं। खैर, तो रेशो दिया है 2:2:1, जहां कह रहे हैं कि इनकी कुछ फिक्स कैपिटल है 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, और जहां पर बोला हुआ है कि हमने इन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांट दिया है, पूरी तरीके से बांट दिया है, लेकिन विदाउट, और यही क्वेश्चन की मेन बात है, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। और जो इंटरेस्ट हमें 10% देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर हमने प्रॉफिट बांट दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर हमने प्रॉफिट बांट दिया है। सबसे पहली बात, तो ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? तो ये है हमारे सबसे पहले चैप्टर पास्ट पार्टनरशिप फंडामेंटल में पास्ट एडजस्टमेंट, जहां अक्सर अगर कभी पास्ट में कोई मिस्टेक हो जाती थी तो हम उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया करते थे। यहां अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई है, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है हमारी
कि भाई हमने आईओसी नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, यहां माना क्वेश्चन में साफ तौर पर बोला हुआ है कि प्रॉफिट बांट दिया बिना आईओसी के, तो क्या प्रॉफिट में भी कोई मिस्टेक हुई है? तो प्रॉफिट में कोई मिस्टेक नहीं हुई। प्रॉफिट में मिस्टेक हम तब मानते हैं अगर गलत रेशो में प्रॉफिट बांट दिया जाए। यहां कोई गलत रेशो में प्रॉफिट नहीं बांटा गया तो प्रॉफिट में कोई मिस्टेक आप नहीं मान के चलेंगे। इस तरह की सिचुएशन में आप इस तरीके की एक टेबल सी बनाया करते हैं। इस टेबल के बगैर बिल्कुल काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या करना है इस टेबल के अंदर, जरा आराम से बातों को कान खोल के बिल्कुल आंखें भी जमा कर देख लेते हैं। तो इक्का दुक्का और कौन है ये, टिक्का, और आखिरी कॉलम बनाते थे हम फॉर्म का। हर एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर यहां पर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। और देखो ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन के अंदर आईओसी देना था जो देना भूल गए हम, आईओसी देना था जो देना भूल गए। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप आईओसी दे दोगे। कितना आईओसी देना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, तो बड़े ही आराम से 10% का आईओसी दे देंगे हम। सभी पार्टनर को दे देंगे 5 लाख का 10% जो कि 50,000 रुपए हो जाएगा। पहले पार्टनर इक्का को दे दिया जाएगा, दूसरे पार्टनर को 40,000 रुपए और तीसरे पार्टनर को 30,000 रुपए दे दिए जाएंगे, प्यार से परोस के रख दिए जाएंगे। जो भी अमाउंट आप पार्टनर के क्रेडिट में लिखोगे उसके फॉर्म के कॉलम में बिल्कुल अपोजिट साइड में लिखना है आपको। तो 50, 40, 90 है और 30 मिला के बन जाएंगे 1,20,000। तो फॉर्म के कॉलम में अपोजिट साइड में लिखोगे। आपको आईओसी देना था, आपने आईओसी दे दिया। ये काम करने के बाद में आप कर देते हो फॉर्म कॉलम के अंदर बैलेंसिंग। जैसे ही आप बैलेंसिंग करोगे तो यहां पर फॉर्म कॉलम के अंदर 1,20,000 ही सेम टू सेम बैलेंसिंग फिगर आएगी। एंड नाउ इस बैलेंसिंग फिगर को आप पार्टनर्स में बांटने वाले हो, क्योंकि फॉर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स में बटेगा डेबिट साइड में। और किस रेशो में, 2:2:1 में। तो यहां पर अमाउंट आपकी कितनी आएगी, अब 24,000 रुपए। तो 24,000 रुपए यहां पार्टनर्स के डेबिट में, पहले पार्टनर के, दूसरे पार्टनर के भी डेबिट में 48,000 और तीसरे पार्टनर के भी डेबिट में 48,000। एंड नाउ पार्टनर्स में बैलेंसिंग कर देंगे हम लोग। और क्योंकि क्वेश्चन ने किसके बारे में बातें की हुई है, सिर्फ टिक्का के बारे में बातें की हुई है, तो हम सिर्फ टिक्का की ही स्पेसिफिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सिर्फ इस टिक्का की ही हमें मेनली कैलकुलेशन करनी है। तो बताओ मेरे बाबू कौन सी साइड बड़ी है? भाई ये साइड, क्रेडिट साइड हमें बड़ी नजर आ रही है। ये वाली साइड आपकी 30,000 रुपए की है, ये वाली साइड आपकी 24,000 रुपए की है। तो कौन सी साइड बड़ी नजर आ रही है? क्रेडिट साइड बड़ी नजर आ रही है। सर जी कितनी नजर आ रही है? 6,000 रुपए से। तो टिक्का अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से? 6,000 रुपए से। तो इसी के साथ में सी पार्ट अपना आंसर हो जाएगा और बात हमारी खत्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर डिसोल्यूशन में मशीन बताई हुई है कि 10 लाख रुपए की हमारी बुक्स में नजर आ रही है, जिसके ऊपर आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6 लाख रुपए लग चुका है। तो सबसे पहली बात तो यही कि 10 लाख रुपए की मशीन है जिसकी की आज तक का डेप्रिसिएशन कितना जी, कितना 6 लाख रुपए लग चुका है। तो उसकी आज की डेट में वैल्यूएशन कितनी होगी? तो इन दोनों अमाउंट को आपस में एडजस्ट करके 4 लाख रुपए कह सकते हैं हम, 4 लाख रुपए कह सकते हैं। देन इसके बाद में मशीन को टेकन ओवर कर लिया है एक 5,40,000 के क्रेडिटर ने 5% बिलो द नेट वैल्यू। यानी वो क्रेडिटर कितने का है? 5,40,000 रुपए का। और वो मशीन को टेकन ओवर कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं नहीं मानता इस 4 लाख की मशीन को, 4 लाख का, मैं तो इसे 5% कम पे मानूंगा। तो टेक्निकली वो कितना मानेगा? तो इसमें से 5% डिडक्ट कर देते हैं। 5% होगा मेरे बाबू 20,000 रुपए। तो माइनस करके आएगा मेरा 3,80,000। हालांकि वो जो भी नालायक क्रेडिटर है जो इस तरह की बातें कह रहा है, हमारी खुद की मशीन को कहता है कि मैं नहीं मानता इतने का, तो वो क्रेडिटर खुद कितनी अमाउंट का है? तो वो क्रेडिटर है अपना 5,40,000 रुपए का। यानी जिसका मतलब है कि उसे हमसे कितना पैसा लेना था? 5,40,000। क्या वो 3,80,000 की मशीन, तो भाई उसने ले ली, 3,80,000 की मशीन तो ले ली, तो क्या वो इतने में मान जाएगा? ऑब्वियसली नहीं मानेगा। तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगी वो हमें उसे बैंक के थ्रू पे करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन में यही आपको बताना है कि भाई आप बैंक से कितना पैसा पे कर रहे हो फाइनली अपने क्रेडिटर को। तो भाई 3,80,000 की तो आपने मशीन दे दी, बाकी का आप बैंक से दे रहे हो। तो बैंक से कितना दे रहे हो वो निकालने के लिए यहां माइनस कर दिया जाएगा, जो कि आएगा आपका कितना, 1,60,000 रुपए। तो डन जी डन, 1,60,000 रुपए। तो बस 1,60,000 अपना आंसर, बी पार्ट अपना आंसर। तो डन जी डन, हो गई हमारी ये बात भी। देन इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो कि लगभग कुछ थ्योरी का क्वेश्चन है। जहां पर क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 पार्टनर हैं, राहुल, समर्थ, अयान, जहां रेशो भी आपका दिया हुआ है और उनकी कैपिटल के बैलेंसेस भी हमारे दिए हुए हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अफेक्ट करेंगे कैपिटल के बैलेंस को। अब देखो आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया भी था कि फिक्स कैपिटल मेथड में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब करंट में जाती हैं। अब सारी ही चीजें जब करंट अकाउंट में जाएंगी तो क्या कैपिटल अकाउंट में कुछ भी जाएगा?
नहीं। तो आमतौर पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बिल्कुल फिक्स रहता है। अब जब उस अकाउंट में ना कुछ डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा तो वो बिल्कुल फिक्स रहता है, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं हुआ कि कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। रेयरली कुछ कुछ तो जा सकता है, और वो क्या जाएगा, अगर आप एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर आप कैपिटल विड्रॉल करोगे तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हाँ, आमतौर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, प्रॉफिट, लॉस, ये सब करंट अकाउंट में जाते हैं, बट कैपिटल का लगाना, इन्वेस्ट करना और कैपिटल का विड्रॉल करना तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा हमेशा। और इसके अलावा अगर आप कोई भी कैपिटल की एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कई बार पार्टनर लोग कहते हैं कि हाँ हम अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलना चाहते हैं, तो भाई वो भी चीजें इंपैक्ट करेंगी। तो देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस है भाई ये तो नहीं जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ये तो करंट अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कैपिटल को विड्रॉल कर रहे हैं या कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वो तो जाएगा। तो ये भी जाने वाला है, ये भी जाने वाला है, तो बोथ बी एंड सी अपना परफेक्ट आंसर है। तो ये अपना आंसर होगा, ध्यान रखना, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोथ बी एंड सी अपने पास परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या होते हैं ये हमारे स्वेट इक्विटी शेयर? स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, स्वेट मतलब क्या होता है? पसीना। स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब वो शेयर जो हम अपनी कंपनी के उन लोगों को देते हैं जो हमारे लिए पसीना बहाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, हमारे वर्कमैन, हमारे एम्प्लॉयज। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो हम अपने वर्कमैन, अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो देखो आमतौर पर शेयर्स बिल्कुल भी डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर जो कि खास शेयर्स हैं वो तो डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। लेकिन किए जा सकते हैं, क्या जरूरी है कि डिस्काउंट पे इशू करना है? ऑब्वियसली नहीं। क्या पार पे भी इशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो सी, ऑल आर करेक्ट, ये अपना आंसर होने वाला है। तो डन जी डन, इसी के साथ ये क्वेश्चन की भी बात समाप्त हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जहां क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोला हुआ है क्या मांग रहे हैं, तो ये मांग रहे हैं कैपिटल रिजर्व की अमाउंट। एक बार फिर कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो बात चल रही है क्वेश्चन नंबर 13 की। तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालते हैं सर जी प्रॉफिट माइनस लॉस करके। तो सबसे पहले फॉरफीचर के वक्त जितना भी प्रॉफिट हुआ हो, फॉरफीचर के वक्त जितना भी प्रॉफिट हुआ हो उसमें से माइनस कर दीजिए आप री इशू के दौरान जितना भी लॉस हुआ हो। अब फॉरफीचर के दौरान कितना प्रॉफिट हुआ है, तो देखो हमने 80 रुपए मांगे थे, हमने 80 रुपए कॉल्ड अप जरूर किए थे, लेकिन उसमें से 50 रुपीज ही पे हुए हैं और फॉरफीचर हो गया। और री इशूड 70 ईच एज अ 90 पेड अप। जरा आराम से देखो, हम जानते हैं कि प्रॉफिट कितना होता है, जितना पे कर देता है शेयर होल्डर। तो 50 रुपए पे किए हैं तो प्रॉफिट तो 50 होगा सीधा सीधा सा। और लॉस कितना होगा? 90 पेड अप, जिसका मतलब है 90 रुपए का शेयर 470 70 में इशू किया, तो 90 का शेयर 70 में इशू किया, तो 20 रुपए का नुकसान हो रहा है आपको। तो 90 का शेयर 70 में इशू हुआ तो 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो लॉस आपका 20 रुपए का है। तो फाइनल आंसर आपका 30 रुपीज हो जाएगा। और कितने नंबर ऑफ शेयर्स की हम बातें कर रहे हैं? 2000 नंबर ऑफ शेयर्स की हम बातें कर रहे हैं। तो डन, सीधा सीधा आप यहां पर 2000 इंटू 30 करके अपना फाइनल आंसर कंक्लूड कर सकते हो, जो कि हो जाएगा आपका कितना? 60,000। 60,000। तो बस डन, बी पार्ट अपना आंसर रहेगा। इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जहां क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, वाकई लिटरली मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें सीबीएसई लिटरली इतना घुमाता है, इतना ज्यादा इन डेप्थ कंसेप्ट की आपकी चेकिंग करता है कि आमतौर पर बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि कर पाते हैं। और लिटरली सिर्फ वो बच्चे इन एमसीक्यूज को कर पाते हैं जो पहले से प्रैक्टिस करते हैं टिपिकल एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज क्वेश्चन सिर्फ बोलने में है कि भैया एमसीक्यू ही तो है, अक्कड़ बक्कड़ जय माता दी जो मर्जी लगा देंगे हम, नंबर मिल जाते हैं, आसान है एमसीक्यू। बिल्कुल नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बहुत मुश्किल बनाए जा सकते हैं, उन्हीं में से एक ये क्वेश्चन है। तो जॉय सैम टैक्स 3 पार्टनर हैं, जहां मेन अगर मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की बात करूं वो क्या है, जरा ये पढ़ लेते हैं। तो बोल रहे हैं फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी सिचुएशन में टैक्स जो एक पार्टनर है उसको आप क्रेडिट करोगे। तो ऐसे करके कुछ बातें हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करूं, टॉपिक क्या है, तो भैया पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था, बाद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, यानी ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक का क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सोचने का नजरिया, तरीका क्या रहने वाला है, जरा सुन लेते हैं। क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है तो जरा आराम से, बहुत ही ज्यादा आराम से मैं सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन करने वाला हूं कि भाई उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, और उसने पहले ने गेन किया या सैक्रिफाइस किया। क्योंकि क्वेश्चन जो मांग रहा है वो सिर्फ टैक्स के बारे में मांग रहा है, तो सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन करता हूं। टैक्स मेरे तीसरे नंबर का पार्टनर है, तो उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था आपका 2/10, 2/10, और उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारा 1/4। यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करने पे आऊं तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 20 आएगा, 10 2 4
5। तो यहां से आपका आएगा माइनस के 1/20 जो रिप्रेजेंट कर रहा है गेन को, यानी जो मिस्टर टैक्स हैं वो बेसिकली गेन कर रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन पीएसआर। अब जरा आराम से देखो, ये बात आपको कंसेप्चुअली मालूम होनी चाहिए कि जो प्रॉफिट्स की सिचुएशन होती है उस केस में गेनिंग जो पार्टनर होता है, याद है प्रॉफिट के केस में हम क्या करते थे, जर्नल एंट्री बनाते थे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, यानी गेनिंग वाले को मैं डेबिट करता था। तो प्रॉफिट की सिचुएशन में गेनिंग वाले को डेबिट करता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि लॉस वाली सिचुएशन में अगर कहीं भी लॉस होता था तो चीजें बदल जाती थी, एंट्री भी मेरी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के बजाय सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो जाती थी। यानी उस सिचुएशन में गेनिंग पार्टनर क्या करता था, उस सिचुएशन में गेनिंग पार्टनर आपका क्रेडिट हुआ करता था। ठीक है जी, ओके। और मैं गेनिंग पार्टनर की ही क्यों बात कर रहा हूं, मैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की क्यों बात नहीं कर रहा, क्योंकि टैक्स पार्टनर की बात चल रही है जो गेन कर रहा है, तो मुझे सिर्फ टैक्स के बारे में ही सोचना है। ठीक है जी, ओके, आ गई बात समझ में। तो अब हमें यह बताना है, क्या बताना है, क्योंकि क्वेश्चन ने यह बोला है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन में टैक्स क्रेडिट किया जाएगा, तो हमें टेक्निकली ये ऊपर वाली प्रॉफिट वाली सिचुएशन से लेना देना नहीं है, हमें ढूंढना है ये वाली सिचुएशन कि जिस केस में जो टैक्स है जो कि एक गेनिंग पार्टनर है तो वो बेसिकली क्रेडिट हो रहा है, और वो कब क्रेडिट हो रहा होगा, जब लॉस हो रहा होगा। तो इन चारों में से वो कौन सी सिचुएशन है जो कि लॉस को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो देखो जनरल रिजर्व आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपका लॉस होता है, बट जनरल रिजर्व एक हाईयर अमाउंट है, 2 लाख रुपए, लॉस की अमाउंट तो कम है, तो इसलिए इसमें नेट रिजल्ट जो निकलेगा वो प्रॉफिट निकलेगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होने वाला। इसके अलावा जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस ये भी प्रॉफिट है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। मुझे तो लॉस को ढूंढना है क्योंकि लॉस में ही गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। इसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि एक लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि एक लॉस है, लेकिन पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस ये प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट की अमाउंट हाईयर है, तो इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, फिर तो पक्का डी होगा। तो डी के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी एक लॉस है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ये भी मेरा एक लॉस है, तो लॉस 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 सब लॉस, तो यही ऑप्शन है जो कि मेरे लॉस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो लॉस को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो यहां पर गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, टैक्स क्रेडिट होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो भैया मुश्किल सा एमसीक्यू था, सीधी सी बात है, कंसेप्चुअल काफी चेक करता है ये आपका, तो डन। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, तो जहां पर 3 पार्टनर हैं, रोहित, विराट, शेखर, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है, तीनों की आपके कैपिटल के बैलेंसेस भी गिवन है, और कह रहे हैं सेम डेट पर एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं वो 20% शेयर के लिए, और फाइनली क्वेश्चन में यही बताना है कि कितनी कैपिटल के नाम का पैसा वो लेके आएगा, कौन, हार्दिक नाम का पार्टनर। ये गुडविल 80,000 ये भी काफी काम की रहने वाली है, इसका क्या इस्तेमाल होगा वो जानेंगे। तो देखो फाइनली हार्दिक की कैपिटल निकालने के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आप जितनी भी सारे पार्टनर्स हैं उनकी सभी की कैपिटल को मर्ज कर लेंगे। जहां सभी की कैपिटल की बात करूं तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8,20,000 रुपए। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना भी ये कैपिटल के गुडविल के नाम का पैसा लेके आया है, यानी एडमिटेड पार्टनर हार्दिक गुडविल के नाम का पैसा लेके आया है, वो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ही बांट दिया जाता है, जिससे उनके कैपिटल का बैलेंस और बढ़ जाएगा। तो 80,000 रुपए जो गुडविल के नाम का पैसा आया है वो भी इनकी कैपिटल के अंदर ही मर्ज कर दिया जाएगा। देन आगे करेंगे इनटू, और आगे करेंगे इनटू। अब बेसिकली क्या करने वाले हैं, तो सबसे आखिरी में तो हम हार्दिक का शेयर अप्लाई करेंगे 1/5, और जरा आराम से यहां बीच में हमें क्या लिखना है, तो हमें पुराने पार्टनर के कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल लेना है, हमें पुराने पार्टनर के कंबाइंड शेयर का उल्टा रेसिप्रोकल लेना है। तो देखो हार्दिक का शेयर कितना है, 1/5। अगर हम टोटल, हम जानते हैं शेयर्स की दुनिया में टोटल होता है हमेशा 1 में से हार्दिक का शेयर 1/5 माइनस करें तो जो 4/5 होगा, ये बेसिकली तीनों ही पार्टनर का शेयर होगा। तो तीनों पार्टनर का शेयर 4/5, तो उसका उल्टा जो हो जाएगा 5/4। तो 5/4 अप्लाई करेंगे, जिससे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 हमारा बचा हुआ है। तो यहां 9 लाख रुपए बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2,25,000 रुपए। तो डन जी डन, 2,25,000 आंसर रहेगा हमारा। तो डन, इसी के साथ ये भी बात हो गई हमारी। देन फाइनली आगे की बात करते हैं। तो फाइनली लगभग अंत क्वेश्चंस पर आ चुके हैं हम, ठीक है जी, जहां पर ये कह रहे हैं एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, 31 अगस्त को मिस्टर बी की डेथ हो गई, क्या ही कर सकते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं। और उस डेट पर बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर 13,20,000 रुपए ट्रांसफर किए, यानी कि डेथ पर हम सारा का सारा ड्यू अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देते हैं, जानते हैं हम ये बात। तो 13,20,000 रुपए हमें पे करना है, जिस 13,20,000 में से 1,20,000 तो हमने इमीडिएटली पे कर दिया,
बाकी का बचा हुआ पैसा, आप 13,20,000 में से 1,20,000 हो पे कर दिया, तो बाकी का कितना बचा, बाकी का बचा मेरे बाबू 12 लाख रुपए। तो देखो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं भाई, 13,20,000 में से 1,20,000 तो पे कर दिया, तो बाकी का कितना बचा 12 लाख रुपए। और ये 12 लाख रुपए हम किस तरह से पे कर रहे हैं, तो 12 लाख रुपए पे कर रहे हैं हम 4 इक्वल सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। तो एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी बनेगी आपकी, 3 लाख रुपए की। हालांकि क्या ये इंस्टॉलमेंट मांग रहे होंगे, ऑब्वियसली नहीं, तो ये तो कुछ और ही मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं अभी बात करते हैं। तो देखो डेथ हुई है 31 अगस्त 2023 को, और फाइनली उस डेट पर जो भी हमारा 13, 20, 1, 20 हमने पे कर दिया, तो वो तो कर दिया। उसके बाद में हमारी 12 लाख रुपए पेंडिंग चले आ रहे थे, जिसको कि हम सेमी एनुअली का क्या मतलब होता है, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, यानी हर 6 महीने के गैप पे करेंगे, हर 6 महीने के गैप पे करेंगे। तो अगर मैं अगस्त के बाद काउंट करने पर चलूं कि हाँ भैया 6 महीने कब बीतेंगे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी वो आपकी फरवरी के महीने में पे की जाएगी। ठीक है जी, फरवरी के महीने में, यानी कि 28 फरवरी कह सकता हूं मैं, 28 फरवरी 2024 ऐसे करके। ठीक है जी, एंड देन उसके बाद में यहां पर आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, यानी कि मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मैं, कि यहां से लेकर यहां तक इस पीरियड तक तो कितना पैसा पेंडिंग होगा, वो पूरे 12 लाख रुपए ही पेंडिंग होंगे। लेकिन जैसे ही आपकी पहली ईएमआई मतलब पहली इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी, 3 लाख रुपए, तो आपकी फिर ड्यू अमाउंट कितनी बचेगी भाई, 12 में से 3 पे हो जाएंगे तो 9 लाख रुपए ड्यू बचेंगे। और मैं ड्यू क्यों पता करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने यही मांगा हुआ है कि कितना इंटरेस्ट बनेगा करंट ईयर का। अब इंटरेस्ट हमेशा जो होता है वो ड्यू अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हो, आप पेंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट करते हो। तो यही कारण है कि आपने पेंडिंग अमाउंट यहां पर सबसे पहले पता करने की कोशिश की, जहां शुरुआत में तो भैया पूरे 12 लाख रुपए ही पेंडिंग है, तो बड़े ही आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। 12 लाख रुपए के ऊपर 10% आप कैलकुलेट करोगे, तो 12 लाख रुपए के ऊपर 10% आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो 6 महीने की, तो 6/12 लगाना ना भूलें। उसके बाद में 9 लाख रुपए के ऊपर आपको कैलकुलेशन करनी है, तो 9 लाख रुपए के ऊपर 10% आप अप्लाई करोगे, लेकिन ये कैलकुलेशन चलेगी सिर्फ फरवरी से मार्च, क्योंकि मार्च तक की ही कैलकुलेशन करनी है आपको। तो यहां पर होगा आपका 1/12। तो डन, यहां से आपकी कैलकुलेशन करके क्या आएगा भाई, 12 लाख का 10% होता है 1,20,000, 6/12 कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 60,000। और यहां अगर सपोज करो मैं बात करूं तो 9 लाख का 10% होगा आपका 90,000, और 90,000 को मैं 12 से डिवाइड करूं तो 90,000 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा मेरा 30,000, 30,000 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 7,500। तो डन, यहां से फाइनली कैलकुलेशन करके आएगा 7,500, तो फाइनल आंसर विल बी 67,500। तो बी पार्ट अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। तो स्ट्रिंग काइट है ना, स्ट्रिंग काइट, आओ पतंग उड़ाएं। तो 2 पार्टनर हैं, रेशियो इन्होंने दिया हुआ है, जहां वो एडमिट कर रहे हैं किसी एक नए पार्टनर स्पिनर को। अब फास्टर भी आएगा, है स्पिनर आगे, तो फास्टर अभी नहीं आया, इस क्वेश्चन में तो नहीं है। तो ठीक है जी, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, जहां पर स्ट्रिंग ने थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया, काइट ने भी थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मांग रहे हैं। तो ठीक है, कर लेंगे, क्या ही दिक्कत की बात है भाई। एक तरफ हम स्ट्रिंग की कैलकुलेशन करते हैं, दूसरी तरफ हम काइट की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम इन लोगों का क्या करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखते हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे इन लोगों ने जितना जितना भी सैक्रिफाइस किया, और बस इस तरीके से माइनस करके आपका निकल के आ जाएगा जो भी इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो सबसे पहले अगर मैं ओल्ड रेशो लिखूं तो भाई 5:3 हमारा ओल्ड पीएसआर था, तो 5/8 और 3/8 ऐसे करके लिखेंगे। स्ट्रिंग ने सैक्रिफाइस किया 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/4 में सीधा सीधा लिख दूंगा। लेकिन काइट ने सैक्रिफाइस किया 1/6 तो ऑफ हिज शेयर। हम लोग जानते हैं अच्छे से, अगर फ्रॉम हिज शेयर लिखा होता है तो आप सीधा सीधा लिख देते हो, 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/4 लिख दिया। लेकिन अगर 1/6 तो ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ लैंग्वेज, तो इसका मतलब तो है कि अपने शेयर का 1/6 नहीं किया सैक्रिफाइस, 1/6 तो ऑफ ही शेयर, यानी अपना शेयर जो था 3/8 उसका 1/6 सैक्रिफाइस किया है। तो डन जी डन। देखो स्ट्रिंग की कैलकुलेशन आप नॉर्मली कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 8, तो 5 - 2, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग शेयर जो कि है वो 3/8 बनेगा इनका। तो यहां जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ऑब्वियसली ये 8 6 48 होगा, तो एलसीएम भी आपका कितना आएगा, 48 ही आएगा। एंड नाउ 8 6 6 3 जा 18, तो यहां पर ऊपर आएगा 18, यहां पर आएगा 3, तो ये बनेगा आपका 15/4।
48। तो देखो ये तो बात रही स्ट्रिंग की और काइट की। देन उसके बाद में जो न्यू पार्टनर है, कौन है न्यू पार्टनर? तो वो है हमारा स्पिनर। क्या स्पिनर का शेयर इन दिया हुआ है? तो नहीं दिया हुआ, बट क्या निकाल सकते हैं? तो बेशक बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो ये सेक्रीफाइस किया है इन लोगों ने, ये जो सेक्रीफाइस किया है इन लोगों ने, तो ये किसके लिए किया है? ये स्पिनर के लिए ही तो किया है। तो ये जो 1/4 सेक्रीफाइस किया है, और 1/4 किसने? स्ट्रिंग ने। और ये जो ये 3/48, ये सोल्व करके मैं कह रहा हूं 3/48, ये जो काइट ने सेक्रीफाइस किया है, ये इन्हीं की तो फेवर में किया है। तो बेसिकली इन दोनों को आपस में ऐड करके स्पिनर का टोटल शेयर निकल के आ जाएगा। तो 48, तो 4, 12, 3, तो 15/48, ऐसे करके बातें हो गई हमारी। यहां भी मुझे 48 क्रिएट करना है, तो उसके लिए 6/6 में कर दूंगा, तो यहां पर 18/48 हमारा हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नजर आ रहा है कितना? 18, 15, 15। तो 18, 15, 15, जिसको सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं 3 6 जा, 3 5 जा और 3 5 जा, तो 6:5:5। तो ए पार्ट अपना आंसर हो जाएगा। तो फाइनली खैर लंबी चौड़ी बातें हुई, खूब सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। देखो सीधी सी बात है, कुछ करने के लिए वक्त लगाना पड़ता है, बिना वक्त लगाए कुछ हासिल नहीं होता। तो इस सैंपल पेपर के एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब उसके बाद में मैं बात करने वाला हूं इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, इससे अगली वीडियो के अंदर। तो चलिए खैर फिलहाल के लिए मेरी बात यहीं खत्म हुई, यहीं समाप्त हुई। तो ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।